मेरी शादी होने से पहले मेरी सास मुझे अपने साथ मेरी शादी के कपड़े दिलाने बाज़ार लेकर गई। बाज़ार में अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं बेहोश हो गई। मेरी सास मुझे हॉस्पिटल लेकर गई। डॉक्टर ने बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर मेरी सास मुझसे रिश्ता तोड़कर अपने घर चली गई। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ये सब किसने किया है। 9 महीने बाद जब बच्चे का जन्म हुआ तो उस समय डॉक्टर ने पूछा कि इस बच्चे के पिता का नाम क्या है। ये सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अस्पताल के सबसे बड़े डॉक्टर ने कहा कि मैं हूँ इस बच्चे का पिता। मेरा नाम रजनी है। मेरे पिताजी एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आ सकती। मेरे पिताजी सब संभाल लेंगे। मेरी माँ पिताजी से कहती कि लड़कियों को ज़्यादा छूट ना दिया करो। अपनी लड़कियों से ज़्यादा लाड़ प्यार करते हो। ये अपने ससुराल में कठिनाइयों का सामना कैसे करेंगी। लड़कियां ससुराल में जाकर अपना आत्मविश्वास खो देती हैं। जब तक मेरी बेटियां अपने बाप के घर में हैं तब तक इनको डांट भी नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता है मेरी बेटियों का नसीब बहुत अच्छा होगा। भैया की शादी हो गई थी और भाभी के आने से घर में बहुत रौनक थी। उन्हीं दिनों हमारे मोहल्ले में एक लड़का आया था जिसके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं था। सुना था कि वह अपनी बहन की तलाश में आया है। उसने कपड़े बेचने की दुकान खोली थी। जब मैं स्कूल जाती तो वह मुझे देखता और मुस्कुराता। मुझे बहुत गुस्सा आता। कई बार मैंने सोचा कि मैं इसकी शिकायत अपने पिताजी से कर दूं। फिर मैंने सोचा कि गरीब लड़का है, कौन सा मुझे कुछ कहता है। वक्त यूं ही बीत गया। लड़के को आए हुए 3 साल हो गए। मैं पढ़ाई में व्यस्त रहती। कुछ लोग उसको बहुत बुरा बुरा कहते और कुछ मोहल्ले वाले उसे निकालने को कह रहे हैं। इसी वजह से उसने अपनी दुकान नहीं खोली। मेरी बड़ी बहन नीतू किसी लड़के को पसंद करती थी। मेरे पिताजी नहीं मान रहे थे क्योंकि वह लड़का अच्छा नहीं था। लेकिन मेरी दीदी अपनी ज़िद पर थी। जब मेरी दीदी ने आत्महत्या करने की कोशिश की तो मेरे पिताजी मान गए। तभी मेरी माँ ने पिता से कहा कि मैं आपसे इसलिए कहती हूँ कि आप अपनी बेटियों को ज़्यादा सिर पर ना चढ़ाओ। अगर आपका थोड़ा सा भी डर होता तो नीतू ऐसा ना करती। पिताजी बोले, मैं सब इसके भले के लिए ही कर रहा हूँ। कल को वह लड़का इसको क्या खिलाएगा, क्या पिलाएगा। उसके तो घर वाले उसे रखना भी नहीं चाहते। कल को लड़के ने हमारी बेटी को छोड़ दिया तो हम क्या करेंगे। इसलिए मैंने अब ये सोच लिया है कि अब मैं बड़े भाई साहब से बात करता हूँ। हम कब तक इंतज़ार करेंगे। बचपन से ही बच्चों के रिश्ते तय हैं। इस मुश्किल समय में अपने काम आते हैं। पिताजी भूल गए थे कि अब वह वक्त नहीं है जो मुश्किल वक्त में काम आए। ऐसा ही हुआ। ताऊ जी ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। उनको कहा कि वह ऐसी जगह अपने बेटे का रिश्ता नहीं करना चाहते और रिश्ते वाली बात बहुत पुरानी हो चुकी है। पिताजी का मन टूट चुका था। अब वह चुपचाप रहने लगे थे। दीदी ने घर से भागने की धमकी दी तो पिताजी ने दीदी की शादी उसी लड़की से कर दी जहां वह चाहती थी। नीतू दीदी बहुत खुश थी, लेकिन नीतू दीदी बहुत ही खुदगर्ज निकली। उन्होंने ऐसे लड़के को अपने माता पिता के लिए नहीं छोड़ा जो बिगड़ा हुआ था। पता नहीं नीतू दीदी ने ऐसे लड़के को कैसे पसंद कर लिया। बच्चों को अपने माता पिता का स्नेह क्यों नहीं दिखता, जो खुद भूखे रहते हैं और अपने बच्चों को खिलाते हैं। नीतू दीदी की जब विदाई हुई तो पिताजी ने कहा कि आज से तुम्हारा हमारा कोई रिश्ता नहीं। तुमने जिस लड़के के लिए अपने माता पिता को छोड़ दिया, आज से वही तुम्हारा सब कुछ है। मर भी जाओ तो अपने मायके मत लौटना। सब रिश्तेदारों में यही बात हो रही है कि नीतू ने अपनी मर्जी से शादी की है। तुम हमें बहुत बदनामी दे चुकी हो। अब तुम्हारा हमारा कोई रिश्ता नहीं है। पिताजी बहुत परेशान रहने लगे। दीदी शादी के 1 महीने बाद आकर पिताजी से माफ़ी मांगने लगी। पिताजी, आप मुझे मारते, किसी कमरे में बंद कर देते, लेकिन मेरी उससे शादी ना करते। उसने मुझे मारा पीटा और कहा कि जाओ अपने पिता से पैसे लेकर आओ, उससे मैं अपना कारोबार खोलूँगा। पिता ने परेशान होकर अपने बेटों से कहा कि नीतू का जो हिस्सा है उसे दे दो। भाइयों ने नीतू से कहा कि वह अपनी शक्ल हमें कभी मत दिखाए। हमारे पास कौन सी जायदाद है, सिर्फ एक यही मकान है। हमारे पास पैसे नहीं हैं जो हम दे दें।
कुछ दिनों बाद नीतू का पति झगड़े में मर गया। नीतू अपने पिता और भाई से कहती है कि तुम्हारी बद्दुआ लगी है जो आज ऐसा हुआ। मैंने दीदी से कहा, जब वह आपको मारता था तब तो आपको ख्याल नहीं आया। पिताजी की बिना मर्जी से शादी की थी, तब नहीं सोचा। पूरी उम्र आपको दिल से लगाया, पालन पोषण किया, आपकी अच्छी परवरिश की। मेरी बात सुनकर मेरी दीदी रोने लगी। मेरे पिताजी रिटायर हो चुके थे और जो पैसे मिले वह भाई के कारोबार में लगा दिए और थोड़े मेरे विवाह के लिए रख दिए। मेरी पढ़ाई पूरी हो गई थी। पिताजी ने मेरा रिश्ता तय कर दिया था। मैं बहुत खुश थी। वह लड़का मुझे बहुत पसंद था, लेकिन वह लड़का मुझे पसंद नहीं करता था, क्योंकि वह लड़का किसी दूसरी लड़की को पसंद करता था और उस लड़की से विवाह करना चाहता था। मुझे जब इस बात का पता चला तो मैंने अपनी माँ को बताया। माँ ने कहा, बेटा, शादी से पहले ज़्यादातर लड़के किसी न किसी लड़की को पसंद करते हैं, लेकिन जब शादी हो जाती है और जब पत्नी घर में आ जाती है तो वह सब कुछ भूल जाते हैं। माँ की बातों से मुझे तसल्ली हुई और कहीं ना कहीं मुझे डर भी लग रहा था कि क्या होगा, क्योंकि मेरे होने वाले पति ने मुझसे पहले ही कहा था कि तुम शादी करना चाहती हो तो कर लो, तुम्हारा फैसला है, कल को मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मैं हर हाल में अपनी पसंद की लड़की से ही शादी करूँगा। तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम ही इस रिश्ते से इनकार कर दो। मैं पिताजी को कैसे दुखी देख सकती थी, उनसे कैसे कह सकती थी कि मेरा होने वाला पति जतिन किसी और से प्रेम करता है। पिताजी की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। एक दिन पिताजी को हार्ट अटैक आया, जिसके कारण पिताजी की मौके पर ही मौत हो गई। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। मैं दरवाजे पर बैठी रहती और पिताजी के आने का इंतज़ार करती रहती। माँ कहती कि बेटी, जो इस दुनिया से चला जाता है वह वापस नहीं आता। ये सुनकर मैं अपनी माँ से गले लगकर खूब रोती। जतिन की माँ ने पिताजी के गुजरने के बाद मेरा रिश्ता भी तोड़ दिया। मेरी माता ने जतिन की माँ से कहा कि ऐसे रिश्ता ना तोड़ो, लोग क्या कहेंगे कि रिश्ता क्यों टूटा है। अब तो रजनी के पिता भी नहीं रहे। जतिन की माँ ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं अपने जवान बेटे को खोना नहीं चाहती। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। जब मुझे पता चला कि जतिन की माँ रिश्ता तोड़कर चली गई तो मैंने माँ से कहा, उन्हें पहले रिश्ता करते समय अपना बेटा क्यों याद नहीं आया, और अब 2 वर्ष बाद उनको ये याद आ रहा है कि बेटे की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। ताऊ जी ने भी सारी ज़मीन अपने नाम कर ली। बुआ ने भी कोई कसर छोड़ी नहीं। वह हमारी बहनों की इज्जत खराब करती रही और सबने हमें अकेला छोड़ दिया। जिसने जो करना था वह कर लिया। समय बीतता गया। एक कंपनी में नौकरी करने लगी मैं, क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और भैया के कारोबार में बहुत नुकसान हो रहा था। पिताजी के जाने के बाद अब माँ भी बहुत कमज़ोर हो गई थी और बीमार रहने लगी थी। नीतू दीदी के भी रिश्ते आने लगे थे। उनके रिश्ते 2 बच्चों के बाप या फिर एक बच्चे के बाप के आते। मेरी उम्र भी बीतती जा रही थी। हालात ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मेरे बड़े भैया के बच्चे हो गए थे और मेरे छोटे भाई ने भी अपनी मर्जी से शादी कर ली थी। जिस कंपनी में वह नौकरी करने लगा था, अपनी पत्नी को भी वहीं ले गया। उन दोनों को कोई परवाह नहीं थी कि बहनों का विवाह भी करना है और हम माँ बेटियाँ अकेले ही रह गईं। मैं जब नौकरी के लिए जाती तो पिताजी की तस्वीर के आगे खूब रोती। एक दिन मेरी बुआ का बेटा अपने दोस्तों के साथ मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था और मुझे धमकियां देने लगा कि मैंने उससे शादी नहीं की तो वह मुझे किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेगा। मैं बहुत डर गई थी। ये सब बातें मैं घर नहीं बता सकती थी। एक दिन मेरी दीदी का बहुत अच्छा रिश्ता आया और माँ ने हाँ कर दी। दीदी शादी करना नहीं चाहती थी। माँ ने दीदी को समझाया कि मेरे बाद तुम क्या करोगी, अभी तुम्हारा पूरा जीवन है। माँ ने शादी का दिन पक्का कर दिया। भगवान का करम है, इस बार दीदी की शादी एक अच्छे लड़के से हो रही है। भाभी को दीदी के शादी का पता लगा तो उन्होंने कहा, चलो अच्छा है, एक बोझ तो कम हुआ। ये सुनकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा,
मैंने कहा, हम बोझ कैसे, हम तो अपना कमाकर खाते हैं। पिताजी ने जो पैसे मेरी शादी के लिए रखे थे वह भी भैया ने खर्च कर दिए, और मेरे मना करने पर भी माँ ने सारे पैसे भैया को दे दिए थे। और माँ ने जब भैया से दीदी की शादी के लिए पैसे मांगे तो भैया ने साफ मना कर दिया। माँ कहती थी कि रिश्ते कभी नहीं बदलते, तो फिर अब क्यों बदल गए हैं। एक दिन मैं नौकरी से वापस लौट रही थी तो कुछ लोगों ने मेरा अपहरण कर लिया और मेरा सब कुछ लूट कर मुझे मेरे घर के बाहर छोड़ दिया। मैं बहुत रोई। मैंने अपनी माँ को सब बताया। माँ ने अपने मौसी से कहकर मेरा रिश्ता तय कर दिया। मैंने कहा, माँ तुम सब जानती हो फिर भी मेरा रिश्ता कर दिया है। तो माँ ने कहा कि बेटा तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम इसके बारे में किसी को मत बताना, ये बुरा सपना समझकर भूल जाओ। मैं नहीं जानती थी कि ये सब मेरे साथ किसने किया है। शादी से कुछ दिन पहले मैं अपनी सास के साथ अपनी शादी का जोड़ा खरीदने मार्केट गई थी तो अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं चक्कर खाकर गिर गई। मेरी सास मुझे अस्पताल ले गई और डॉक्टर ने बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर मेरी सास ने खूब तमाशा किया और रिश्ता तोड़कर चली गई। मुझे पता नहीं था कि ये जुल्म मेरे साथ किसने किया है, क्योंकि उस दिन उन सब लोगों ने अपना मुंह मास्क से ढक रखा था। मेरी सास ने मुझे बदनाम कर दिया था। सब लोग मुझे आवारा, बदचलन, चरित्रहीन होने के ताने देते। मैं बहुत परेशान हो गई और मैंने मरने की कोशिश की। फिर माँ ने मुझे समझाया कि समस्या से भागना नहीं चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। भैया भी घर छोड़कर चले गए थे, वह दूसरी जगह रहने लगे थे। मैंने अब सोच लिया था मैं उन लोगों को सज़ा दिलवाऊंगी जिन्होंने मेरे साथ ये सब किया है। पहले मुझे इस बच्चे को जन्म देना चाहिए, फिर मैं उनसे बदला लूंगी। अब वही लड़का हमारे घर आने लगा था जिसने कपड़े की दुकान खोली थी। वह बार बार घर आता, कभी कुछ सामान देने तो कभी कुछ लेने। मोहल्ले वालों को ये लगता था कि मैंने शादी कर ली है और वह मुझे माँ बनाकर चला गया है। और जब मेरी डिलीवरी का समय आया तो वह दुकान वाला लड़का भी हमारे साथ हॉस्पिटल आया। डॉक्टर ने कहा, इस बच्चे का पिता कौन है? तो उस लड़के ने आगे बढ़कर कहा कि मैं हूँ। ये सुनकर हमारे सिर पर आसमान टूट पड़ा। मेरी माँ उसे मारने पीटने लगी और गाली गलौज करने लगी। वह लड़का सब सुनता रहा। मेरी माँ ने उसके साथ मेरा विवाह कर दिया। जैसे ही मेरा बच्चा हुआ वह लड़का हम दोनों को अपने घर ले गया। मैं उसका मकान देखकर हैरान रह गई। उस घर में एक बूढ़ी औरत थी। जब मैं उस बूढ़ी औरत के पास गई तो वह मेरी कंपनी की मालकिन थी। जैसे ही वह मुझसे मिलने आई मैं एकदम उससे दूर हो गई। मुझे खुद से भी नफरत होने लगी और मैंने सोचा मैं उनके बच्चे को देखकर यहाँ से दूर चली जाऊंगी। ये लोग मेरे साथ ऐसा करके कैसे खुश रह सकते हैं। इन लोगों ने मुझे मेरे घर वालों की नज़रों में ही गिरा दिया है। एक दिन मैंने जतिन से कहा कि मैं तुमसे डाइवोर्स चाहती हूँ। मैं तुम जैसे घटिया आदमी के साथ नहीं रहना चाहती। जतिन ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। पिछले 5 साल से तुम्हें प्यार करता आ रहा हूँ। मैं गलत नहीं हूँ। मैंने कहा, तुम एक नाजायज़ बेटे हो। तुम जैसा आदमी मैंने इस दुनिया में नहीं देखा। ये सब बातें जतिन की माँ ने सुन ली और वह मेरे पास आ गई और कहा कि मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया है, उसने तो खुद तुम्हारी इज्जत बचाई है। ये लो तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट, इसमें तुम्हारे मुजरिम का नाम लिखा है। तुम्हें दुनिया के तानों से बचाया है मेरे बेटे ने। तुम्हारे नाजायज बेटे को नाम दिया है। मेरे जायज बेटा होते हुए भी आज तक नाजायज सुनता आया है। मैं 2 भाइयों की इकलौती बहन हूँ। मैं बहुत मालदार घर से हूँ। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। वहाँ मुझे एक लड़के से प्रेम हो गया। उस लड़के ने मुझे बहुत समझाया पर मैं नहीं मानी। मैं अपनी ज़िद पर अड़ी रही। मेरे कहने पर वह लड़का अपनी माँ के साथ मेरे घर आया और मेरे पिताजी ने उसका बहुत अपमान किया और इनकार कर दिया। मैं अपनी ज़िद पर खड़ी रही और अपने परिवार को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ विवाह कर लिया और हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहने लगे। हमें साथ रहते काफ़ी समय बीत गया था। उधर मेरे मायके वाले हमें पागलों की तरह ढूंढ रहे थे। एक दिन अचानक मेरे परिवार ने हमें देख लिया और मेरे पति को पकड़कर मारने लगे और मेरी आंखों के सामने मेरे पति को इतना मारा कि वह वहीं तड़प तड़प कर मर गया।
एक पत्नी के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है। मैं पेट से थी, मेरे परिवार वाले मेरे बच्चे को भी मारने वाले थे। मैंने अपने बेटे को अपनी सहेली के पास छोड़ दिया, वह उसी के पास रहता था। मैं छुपती छुपाती अपने बेटे से मिलने जाती। समय बीतता गया और मेरा बेटा 15 वर्ष का हो गया। एक दिन मेरी सहेली भी मर गई। फिर मेरे बेटे को सारी सच्चाई का पता चल गया। ये सब सुनकर वह कहीं चला गया और मैं उसे इधर उधर ढूंढती रही। 6 साल के बाद जब तुम मेरी कंपनी में नौकरी करने आई तो जतिन तुम्हारे पीछे आ रहा था। वह मुझे देखकर वहां से चला गया। मेरा बेटा तुम्हारी वजह से मिला है। जिस दिन तुम्हारा अपहरण हुआ था उस दिन उसे पता चल गया था। वह भागकर मेरे पास आया और मुझसे मदद मांगने लगा। जतिन ने उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ा, उनको सजा दे दी। तुम्हारा मुजरिम कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी बुआ का बेटा था। अपनी सास के मुंह से सारी सच्चाई सुनकर मैंने उनसे माफ़ी मांगी। उन्होंने सब कुछ जानते हुए भी मुझे अपने घर की बहू बना लिया। मेरी सास तो बहुत अच्छी औरत थी, उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया था। शाम को जब जतिन घर आया तो मैंने उनसे भी माफ़ी मांगी और उन्होंने मुझे अपने सीने से लगा लिया। आज मैं, मेरा बेटा और जतिन बहुत खुश हैं और हम सब एक साथ हंसी खुशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।